नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा क्या है, मतलब किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इसका जो आंसर है अदिश राशि। विद्युत धारा ये क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण होता है लेकिन पर इसका डायरेक्शन नहीं होता है, निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण इसको एक अदिश राशि में कंसीडर किया गया है। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि होने के लिए डायरेक्शन भी निश्चित होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ परिमाण है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू है जैसे 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, पर इसका निश्चित कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया है, अदिश राशि में कंसीडर किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा अदिश राशि। ठीक है, इसका आंसर होगा अदिश राशि। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट जो कहा जाता है, जो हम लोग सेल में, जो बैटरी में हम लोग जो लिक्विड डालते हैं ना, उसको वैद्युत अपघट बोला जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो वैद्युत अपघट जो सेल में लिक्विड डालते हैं उसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता है किसके कारण होता है। तो अभी तक तो हम लोग जानते थे कि विद्युत धारा का जो फ्लो होता है सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन एक और इसमें थोड़ा सा बदलाव है कि जब हम वैद्युत अपघट की बात करते हैं ना, तो वैद्युत अपघट में जो होता है करंट का जो फ्लो होता है वो आयन के वजह से होता है, धन आयन ऋण आयन के वजह से होता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो चालक या अर्धचालक में होता है। ठीक है, चालक या अर्धचालक में होता है। और आयन के कारण जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो वैद्युत अपघट में होता है। मतलब कोई लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाह होगा ना, तो वो होगा वैद्युत अपघट के कारण। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है सी। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच दूरी लगने वाले बल क्या होते हैं। तो इसके कूलाम का आवेश, कूलाम के जो नियम है, जो इसको आवेश का भी नियम बोला जाता है, उसके नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एफ बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला, कूलाम के नियमानुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल, मतलब एफ की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, वो होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के कांस्टेंट रहता है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन, ये फोर्स कभी भी होगा तो किसमें होगा, न्यूटन में होगा। समझिएगा, बल बराबर क्या होता है, Q1 Q2, मतलब Q1 मतलब हो गया एक Q जो आवेश है उसका चार्ज, और Q2 जो है दूसरा आवेश है उसका चार्ज, और जो R है ना, R है दोनों के बीच की दूरी, दोनों बीच की दूरी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ऑप्शन से। तो दो आवेशों को गुणनफल के समानुपाती, देखिए दो, यहाँ पे क्या है, दो आवेश है, Q1 Q2 है, इसके दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कर है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती। देखिए दोनों के बीच की के वर्ग कौन सा है, दूरी कौन सा है, आर है। आर क्या है, स्क्वायर में है, तो क्या बोला, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का बीज कोणानुपाती, और ये देखिए बटा में भी है, तो हमारा ए भी सही है और ए भी सही है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन, निर्वात की परावैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो हाँ, ये जो है ना एप्सिलॉन पे निर्भर करता है। जो के है ना, के में हमारा एप्सिलॉन छिपा हुआ है। हाँ, के को हम क्या किए हैं, सिर्फ कांस्टेंट मान लिए हैं। ठीक है, के में हमारा एप्सिलॉन छिपा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतशीलता बोलते हैं, जिसको परमिटिविटी बोला जाता है। इंग्लिश में आप ध्यान देंगे तो परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा ए भी आंसर है। ठीक है, तो हमारा ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ना, उपरोक्त सभी, आंसर होगा डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला, 4 नंबर। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है ना, जैसे मान लीजिए प्लस है
और इसका जो बल निकलेगा, बल रेखाएं जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, माइनस पे, मतलब प्लस से लेकर के माइनस तक जाएगा, प्लस से लेकर के माइनस। इसका जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। जैसे हम लोग मैग्नेट पढ़ते थे ना, एक एन पढ़ते थे एक एस पढ़ते थे, ठीक है, ये एन है और ये एस है। तो जो इसका जो फ्लक्स, इसमें से जो फ्लक्स निकलता था वो कैसे जाता था, एन से होकर के एस की ओर, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही मान सकते हैं कि एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो इसमें से जो बल रेखाएं निकलेगी, विद्युतीय बल रेखाएं निकलेगी, ये क्या हो गया, ये बल रेखाएं हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक बल रेखा हो गया। पर ये जो बात कर रहा है यहाँ पे विद्युतीय बल रेखाएं की बात कर रहा है। तो विद्युतीय बल रेखाएं जो निकलती है वो धन से होकर के ऋण तक जाती है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ए, ठीक है। अगला हम देखते हैं 5 नंबर, किसी खोखले चालक के अंदर, बोल रहा है खोखला चालक है, ये पाइप है मान लीजिए, ठीक है, पाइप है, खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। हाँ, एक चीज और है, जो पिछला जो प्रश्न था, ये जो प्रश्न है यहाँ पे कूलाम का नियम था ना, कूलाम का नियम, इसमें एक थोड़ा सा और आपको जानने की जरूरत है। वो ये है कि इसमें जो ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों बीच का में जो बल लगेगा ना, वो बल लगेगा विकर्षण बल लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं, कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और जो प्लस और माइनस में जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लस और प्लस में जो बल लगेगा, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है और पॉजिटिव आवेश है, तो उसमें जो बल लगेगा वो लगेगा विकर्षण, मतलब दोनों को विकर्षित करेगा। और जो प्लस और माइनस के बीच जो बल लगेगा ना, वो लगेगा आकर्षण। ये किसके लिए था, ये था कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। तो चलिए, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं दोनों को। चलिए, हम कहां थे, यहां पे थे। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। बोल रहा है कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और हमारा ये रेशम है, ठीक है, रेशम का टुकड़ा है। अगर इससे घर्षण कराया जाए तो रेशम जो होगा ना ऋणावेशित हो जाएगा। ये क्या होगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कभी आप देखे होंगे कि जब आप बाल में कंघी करेंगे ना, तो बाल कुछ देर के बाद क्या होता है, आकर्षित करने लगता है। या बाल में जब कंघी करेंगे और कंघी से कुछ छोटा छोटा टुकड़ा जो जमीन पे गिरा हुआ उसको आप नजदीक ले जाएंगे, देखेंगे कंघी में जो वो टुकड़ा है या बाल है वो चिपक जाता है, अपने से दूर से ही खींच लेता है उसको, ठीक है। तो उसका कारण यही होता है कि एक जो है ना घर्षण के कारण एक जो पार्ट है कंघी और एक जो बाल है या कोई छोटा टुकड़ा है, दोनों में अलग अलग आवेश स्थापित हो गया है। एक पे पॉजिटिव आवेश हो गया, एक पे नेगेटिव आवेश हो गया। सेम उसी कंडीशन के अनुसार इसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, मान लीजिए कांच का टुकड़ा जैसे कंघी है या कुछ और है, ठीक है, एक रेशम का टुकड़ा है। तो दोनों में जब आप घर्षण करेंगे, दोनों में घर्षण करेंगे तो रेशम का टुकड़ा पे जो होगा ना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा 6 का। अब हम बात करेंगे 7 का, निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है। तो इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे कि जो चारों दिया गया है ना वो किसका किसका मात्रक है। तो ये जो मात्रक है ना वो है प्रतिरोध का, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं प्रतिरोध का। ये जो मात्रक है ना ये है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। ये मात्रक है चालकता का, जिसको कंडक्टेंस भी बोलते हैं, बोला जाता है, ठीक है। चालकता को क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस बोला जाता है, ठीक है। हेनरी जो मात्रक है ना यह है इंडक्टेंस का मात्रक, इंडक्टेंस का मात्रक, जिसको इसको बोला जाता है, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसको चालकता को साइमन द्वारा सूचित किया जाता है, और इसको एल द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसको एल द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका जो हमारा 7 का जो आंसर होगा ना, आंसर होगा सी, साइमन। आगे है 8 नंबर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें कुछ आपको अलग भी समझ में आएगा, वो हम कैसे देखते हैं। कैसे, किसी एल लंबाई चालक के आयतन में बिना परिवर्तित किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा।
आप जानते हैं कि आर बराबर जो होता है ना, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर और भी फॉर्मूला होता है, भी बराबर आई आर होता है, इसलिए आर बराबर क्या होगा, भी बटा आई होगा। इसका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जिक्र इसका नहीं करेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए हटा देते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल सिर्फ किसका है, आर बराबर रो एल वाई ए का, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए पहले एल था, फिर उसको लंबाई को 3L कर दिया जाए। मान लीजिए कोई कंडक्टर था, उसका लंबाई 3 मीटर था, फिर उसको कर दिया 9 मीटर, तो बोला कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आप जानते हैं कि लंबाई बढ़ने से हमारा सॉरी लंबाई बढ़ने से हमारा प्रतिरोध बढ़ता है, और एरिया बढ़ने से हमारा प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। आर बराबर रो एल वाई का मतलब, आर बराबर रो एल वाई ए का मतलब यही हुआ कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध किसी भी चालक का कम होगा, ठीक है। अब कह रहा है 3L कर दिया जाए, तो इसमें आप देख सकते हैं 3L कर दिया गया। तो 3L जब कर दिया गया तो जाहिर सी बात है इसमें तो ये होना चाहिए कि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, बढ़ भी जाना चाहिए। तो कितना गुना बढ़ना चाहिए, ये ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा ना, कितना बढ़ना चाहिए, तो 3L कर रहा था 3 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कि आयतन में बिना परिवर्तन करना है, आयतन में आपको परिवर्तन नहीं करना है। मान लीजिए 3 मीटर का ये कोई चालक है, अब इसका अलग से मटेरियल नहीं मिलाना है, इसको खींच के बढ़ाना है। खींच के हम कितना कर दिए, 9 मीटर कर दिए, 3 गुना कर दिए, 9 मीटर कर दिए। तो देखिए पहले इतना था, अब इसको खींच के 9 करें तो इतना मोटा नहीं रहेगा, ये पतला हो जाएगा, क्योंकि इसका हम आयतन में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये पतला हो जाएगा। तो देखिए एक चीज इसमें और हो गया कि जब आप एल से 3L किए हैं आप इसको, तो एरिया क्या था ना, एरिया पहले था तो 3 एरिया ए बटा 3 हो गया, मतलब एरिया 3 गुना कम भी हो गया। क्यों, क्योंकि इसका आयतन में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग से मटेरियल नहीं लगा रहे हैं इसमें, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लंबाई बढ़ा रहे हैं। जब आप किसी भी, मान लीजिए कोई आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, आप उसको लंबाई बढ़ाइए तो क्या होगा, देखिएगा एरिया धीरे 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 पतला हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ा रहे हैं। तो शायद यही कंडीशन इसमें बोल रहा है कि आयतन में परिवर्तन नहीं करना है, मतलब लंबाई को 3 गुना करना है। अब 3 गुना लंबाई तो हुआ, लेकिन उसके कारण एरिया मेरा क्या हुआ, 3 गुना कम हो गया। अब हम फॉर्मूला में इसको सेट करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अब बोधि टेक्निकल ऐप आप डाउनलोड करिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट है, वो जो अवेलेबल है, आप उसको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया 3L, ठीक है। अब इसको 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 हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये हो गया इतना, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3L, और जो ये a बटा 3 है ना, ये चला जाएगा ऊपर, गुने 3 हो जाएगा, बटा रह जाएगा नीचे a। अब देखिए कितना हो रहा है, 3 तिहाई 9, 9L बाई ए हो गया, कितना हो गया, 9L बाई ए, क्योंकि जो बटा में, एक बटा में 3 था वो ऊपर चला गया, तो 9L बाई ए हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा 9 गुना। अगर कोई भी चालक का लंबाई 3 गुना बढ़ाते हैं आयतन में बिना परिवर्तित किए, तो उसका प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वो 9 गुना होगा, इसलिए इसका आंसर है डी। चलिए, न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, कौन सा होता है, ये आवेशहीन होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, प्लस आवेश। और न्यूट्रॉन पे जो होता है ना, ये प्लस माइनस दोनों होता है, मतलब ये जीरो होता है, आवेशहीन होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आवेशहीन। अब हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 10 नंबर, बोल रहा है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव और धारा, विद्युत धारा जो होगा क्या होगा। तो ऐसे समझिए, इसको हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को पहले समानांतर क्रम में जोड़ करके देखते हैं। यहां बैटरी है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध को समानांतर क्रम में, ऐसे इसको थोड़ा सा और, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे बनाते हैं इसको। मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध ले लिए, 4 भी ले सकते हैं,
अब यहाँ पे क्या किए, बैटरी अप्लाई कर दी। अब देखिए जो यहाँ पे पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। वही पोटेंशियल तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और वही पोटेंशियल यहाँ पे है। लेकिन देखिए रास्ता, जो करंट फ्लो होने का रास्ता जो है अलग अलग है, रास्ता क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमारा जो पोटेंशियल होगा ना, उस तीनों में क्या होगा, समान होगा। और करंट जो होगा ना अलग अलग होगा। करंट किस लिए अलग होगा, क्योंकि हमारा प्रतिरोध अलग अलग है। प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है, अलग अलग है। क्योंकि जैसे मान लीजिए करंट फ्लो का रास्ता कितना हो गया, 3 हो गया, तो जिसका जब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा करंट का फ्लो कम होगा, और जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा उसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा R पे। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध अगर 3 समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, 3 या 4 या 10, तो सभी प्रतिरोध में जो वोल्टेज होगा वो समान होगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और जो विद्युत धारा होगा वो अलग अलग होगा। तो इसका जो आंसर होगा ए। ठीक है, 10 का आंसर कितना होगा, 10 का आंसर होगा ए। अब आगे हम देखते हैं 11 नंबर। व्हीट स्टोन सेतु, जिसको ब्रिज बोला जाता है, हम यहाँ ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेतु थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, बोलने में थोड़ा सा समस्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर का प्रवाहित धारा कितना होगा, वो होगा 0। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज जब हम बनाते हैं, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, प्रतिरोध को मेजरमेंट के लिए बनाते हैं। जब हमको कम वैल्यू का प्रतिरोध को मेजरमेंट करना रहता है, मेजर करना रहता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का हम फिगर भी बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली मेरा पेंसिल खराब हो गया, इसलिए थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बन पाता है। ठीक है, ऐसे समझिए, एक कनेक्शन यहां से निकल गया, यहां से जो कनेक्शन गया वो बैटरी को चला गया, बैटरी से चला गया, और यहां से इसमें जो लगा ये गैल्वेनोमीटर लग गया ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, अब इसका जो बैलेंस होने का कंडीशन है ना, बैलेंस होने का कंडीशन है कि इसमें से करंट का प्रवाह जो है 0 हो जाए। हम इस ब्रिज को बैलेंस तब कहेंगे जब इसमें से करंट का प्रवाह 0 हो जाए। इसका आंसर यहां पे मिल गया। ठीक है, लेकिन इससे हम थोड़ा सा अलग भी बात करेंगे, क्योंकि हम कभी भी कोशिश ये करते हैं, मेरा कोशिश ये रहता है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको एनालिसिस किया जाए, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, काफी दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि A11 का आंसर 0 हो गया, C हो गया या B हो गया, ऐसा नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैं कभी भी कोशिश करता हूं तो कोशिश ये करता हूं कि डिटेल्स में आपको बताया जाए। ठीक है, अब बैलेंस होने का कंडीशन तो ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक होगा वहां पे क्या दर्शाएगा, 0 दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया बैलेंस का कंडीशन। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो बैलेंस का कंडीशन होता है। मान लीजिए हमको बैलेंस करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। मतलब इसका और इसका बटा करके जो रेशियो है, वो इसका बटा इसका अगर रेशियो आ जाता है, तो वो जो गैल्वेनोमीटर जो ब्रिज है ना, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस में बोला जाता है, संतुलन में बोला जाता है। यह याद कर लीजिएगा, R1 बटा R2 R3 बटा R4 अगर कंडीशन मैच कर जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 हो जाएगा और उसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस में बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 12 नंबर। वास्तविक रूप से पृथ्वी का धारिता कितना होता है, अनंत होता है। जो कैपेसिटेंस जो होता है ना पृथ्वी का, वो अनंत होता है। लेकिन एक बात और आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कितना होता है पृथ्वी का, 0 होता है। कैपेसिटेंस कितना होता है, अनंत होता है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है अलग करके। ठीक है, अनंत होता है क्या, कैपेसिटेंस होता है, मतलब धारिता जो होता है ना, धारिता अनंत होता है। लेकिन प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध पृथ्वी का कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, इसका आंसर हो गया ना, इसका आंसर हो गया डी। चलिए 13 नंबर, निम्न में से किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगेगा। 4 विद्युत धारा का मान दिया हुआ है और बोल रहा है किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगेगा। तो जाहिर सी बात है विद्युत झटका उसी पे ज्यादा लगेगा जिसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मान किसका है, देखिए 15 मिली एम्पियर से ज्यादा 25 है, 25 से ही कम है, सबसे ज्यादा किसका है, ये है। तो आंसर जो इसका होगा ना, वो होगा सी। 50 मिली एम्पियर सबसे ज्यादा है, करंट का मान ज्यादा होगा, विद्युत झटका ज्यादा लगेगा। इसमें करंट का मान सबसे ज्यादा किसका है, 50 मिली एम्पियर है, सी का।
तो इसलिए इसका आंसर होगा सी।